स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल और वोलेटाइल होता है, तो वहीं पे अदर एसेट्स लाइक एफडी, रियल एस्टेट और गोल्ड प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो हम एज ए इन्वेस्टर आखिर स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें? फोकस पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होता है और इसके क्या रिस्क है और इससे क्या फायदे हैं? अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडियन कंपनीज किस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं और इससे हम एज ए इन्वेस्टर क्या सीख सकते हैं? डाउ फ्लक्चुएशन क्या है और इससे एज ए इन्वेस्टर हम क्या सीख सकते हैं? हेलो एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर की तरह होता है, जो बहुत ही ज़्यादा थ्रिल तो वहीं पे बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होता है। तो वहीं पे रियल एस्टेट ऐसे होता है जैसे आप पार्क में बिना किसी टेंशन के सुकून से घूम रहे हो। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो वहीं पे अदर जो रियल एस्टेट या एफडी या गोल्ड होते हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही कम होते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए हैं और आपको कोई रियल एस्टेट लेना है, तो आपको पूरे 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे रियल एस्टेट को लेने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप इसके कुछ पार्ट यानी कि 5 लाख या 10 लाख स्टॉक में डालकर बाकी सारे पैसे अदर एसेट्स में लगा सकते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई रियल एस्टेट लिया और उसमें आपने अपने 20 लाख रुपए लगाए। उसमें 10% का फायदा हुआ यानी 10% इंटरेस्ट से वो बढ़ा, तो आपके पैसे 22 लाख हो जाएँगे। लेकिन वहीं पे अगर सिर्फ़ आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो वो पैसा 6 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर रियल एस्टेट लेना है तो आपको ज़्यादा पैसे एक बार में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं पे स्टॉक मार्केट में आप अलग-अलग शेयर्स खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। अगर कुछ रिसर्च की माने तो अभी पिछले साल 2022 में जो रियल एस्टेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, वो 6 टू 7% बढ़े थे। वहीं पे जो बड़े-बड़े शहर्स हैं, जैसे मुंबई, हैदराबाद, ऐसे शहरों में ये पिछले 5 साल में लगभग 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़े हैं। अगर रेंटल इनकम की बात करें तो 3 पॉइंट या 8 या 3.9% के रेट से बढ़े हैं। अगर देखा जाए कि अगर मुझे रियल एस्टेट बेचने हैं, तो मैं उसके कुछ पार्ट नहीं बेच सकती, यानी कुछ पार्ट बेचना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैं अपने स्टॉक के कुछ शेयर्स बेच के 2 लाख रुपए आसानी से ले सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे 2 लाख की ज़रूरत है और मेरे पास एसेट्स रियल एस्टेट है, तो मैं उसके कुछ पार्ट्स बेच के 2 लाख रुपए नहीं ले सकती हूँ। तो रियल एस्टेट को बेचने में हमें हमेशा ज़्यादा पार्ट्स बेचने पड़ते हैं, जबकि हमें अगर स्टॉक अपने बेचने हैं, अपने शेयर्स को बेचने हैं, तो हम इमीडिएटली जितने के बेचने हैं उतने बेच सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि रियल एस्टेट में जब हमें अपने रियल एस्टेट को बेचना होता है, तो हमें बहुत सारे टैक्सेस जो बहुत ही हाई होते हैं और बहुत सारे अदर्स फीस को भी पे करना पड़ता है। जबकि स्टॉक मार्केट में अगर शेयर्स को बेचने हैं, तो इतने हाई टैक्सेस नहीं होते हैं। ये तो कुछ डिफरेंसेस हो गए। लेकिन अगर बात करें रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में पीस ऑफ माइंड होता है, यानी कि आपको रिस्क बहुत कम होता है, हर साल सेम रिटर्न्स मिलते हैं, तो रिस्क बहुत कम होता है, फ्लक्चुएशंस नहीं होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो एक तरह का पीस ऑफ माइंड होता है। तो वहीं पे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत हाई होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में और प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। तो इस तरह से इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस हैं। बाकी बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि अगर आप एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं, एक सेफ और सुकून भरी लाइफ चाहते हैं, तो आप बिल्कुल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदर एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अपने अगर पोर्टफोलियो को कंपाउंडली ग्रोथ कराना चाहते हैं, आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे कुछ स्टॉक मार्केट और अदर एसेट्स के डिफरेंसेस। आगे बात करते हैं फोकस पोर्टफोलियो अप्रोच के बारे में। फोकस पोर्टफोलियो अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिसमें इन्वेस्टर
कुछ सेक्टर्स के ऐसी कंपनियों को चूज़ करते हैं जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देने वाले हैं। ऐसे इन्वेस्टर को लगता है कि ये कंपनियाँ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। तो ऐसी कंपनियों में वो अपने ज़्यादातर पैसे लगाते हैं और वहाँ से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ लेते हैं। ऐसे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर ग्रोथ भी होता है। अगर इसके फायदों की बात की जाए तो आपने सुना होगा कि जितना पोर्टफोलियो स्मॉल होता है उतना ज़्यादा हमको ग्रोथ मिलता है। तो यहाँ पे भी अगर आप फोकस्ड पोर्टफोलियो रखते हैं तो आपको रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। अगर रिस्क की बात करें, तो अगर बात करें लेट 90s की, तो उस समय में जो टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ थी, उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन आया था। तो ऐसा लग रहा था कि ये सारी कंपनियाँ आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देंगी। तो बहुत सारे लोगों ने इन सारी कंपनियों को अपने फोकस पोर्टफोलियो में रखा और सोचा कि इससे बहुत अच्छा ग्रोथ बनेगा। लेकिन 2000 में जो डॉट कॉम बस्ट हुआ, तो उस समय पे इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुए। तो इससे क्या होता है, अगर फोकस पोर्टफोलियो अप्रोच है तो लॉस होने के ज़्यादा चांस होते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहीं पे अगर आप अपने स्टॉक को, अपने शेयर्स को डाइवर्सिफाई रखते हैं, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होता है। बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि फोकस पोर्टफोलियो अप्रोच में रेट ऑफ ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। लेकिन अगर आप अपने शेयर्स को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, तो यहाँ पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ते हैं, लेकिन साथ में आपको रिस्क बहुत ही कम होता है। जनरली बियर मार्केट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वहीं पे बुल मार्केट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर इसे आंकड़ों के थ्रू समझे तो फरवरी 1990 को सेंसेक्स 676 पॉइंट्स था, जो कि सिर्फ 2 साल में 1992 अप्रैल में 4476 पॉइंट्स पे पहुंच गया। लेकिन आफ्टर हर्षद मेहता बुल रन 1992 स्कैम, जो ये सेंसेक्स था वो बुरी तरह से गिर गया और ये बियर मार्केट में चला गया, जो कि पूरे 11 साल लग गए इसको रिकवर करने में। लेकिन जब ये रिकवर कर रहा था, यानी 2003 से 2008 के बीच में जब ये रिकवर कर रहा था, उस समय पे कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जैसे इन्फोसिस। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी थी जो इस टाइम पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही थी अपने कंपनी में और बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी। वहीं पे इस टाइम में बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी थी जो मल्टी बैगर के वे में थी। वो मल्टी बैगर बनने के लिए तैयार थी और उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। आफ्टर 2010, यानी पोस्ट बेयर मार्केट, बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने लगभग 30 टाइम्स 10 टू 30 टाइम्स रिटर्न्स दिए। उन्होंने अपने कंपनियों में बहुत अच्छा ग्रोथ किया और वो ना कि किया, वो आज भी कर रही हैं। जैसे टीटी के प्रेस्टीज, पेज इंडस्ट्री, ग्रू फाइनेंस, कोलगेट, टाटा स्टील्स, हॉकिंस, कुकर्स, ये सारी कंपनियां ऐसी कंपनियां थी जो 100 टाइम्स ग्रोथ की, यानी कि एक मल्टी बैगर कंपनी बनी और उन्होंने 30% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए और वो आज भी बहुत अच्छा कर रही हैं। वहीं पे अगर बात करें कि पिछले 20 साल में किस तरह की कंपनियों ने अच्छा रिटर्न किया है, तो बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि पिछले 20 साल में लगभग 80% लिस्टेड कंपनी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाई हैं। बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, बहुत सारे स्कैम सामने आए, जैसे किंगफिशर, एयरलाइंस, वीडियोकॉन, रिलायंस कम्युनिकेशंस। ये सारी ऐसी कंपनियां थी जो बैंकरप्ट हो गई। यानी कि हमें देखना पड़ता है कि कौन-सी कंपनियाँ, अच्छे से समझना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगी, उसके मार्केट क्या है, वो किस तरह के बिज़नेस हैं। ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहिए तो हमारे पास 3 चीज़ होना चाहिए। पहला पेशेंस, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म तक हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा राइट चॉइस, यानी कि हमें कंपनियों के मार्केट को, कंपनियों के बिजनेस को अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम कंपनियों को अच्छे से समझ रहे हैं, हमारे पास पैसेंस है और हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम बहुत अच्छा रिटर्न बना पाएंगे और बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छा ग्रोथ दिला पाएँगे। अब आगे बात करते हैं डॉ फ्लक्चुएशन के बारे में। अगर डॉ फ्लक्चुएशन की बात करें, तो सितंबर 3 को 1929 को डॉ अपने पीक पे था। उस समय
381.7 पॉइंट्स थे। सडनली ये 89.2% डिक्लाइन किया जुलाई 1932 में, जो कि 41.22 था। और ये लगभग 25 साल तक के लिए प्योर मार्केट में चला गया। यानी पूरे 25 साल लग गए अपने पीक को रिकवर करने में। तो जिन्होंने इसमें शुरू में जब ये पीक पे थी, उस समय पे जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, उनके रिटर्न्स लगभग 4.6% के आसपास बने, यानी 5% मान सकते हैं। लेकिन वहीं पे जिन्होंने इसके लोएस्ट प्राइस पे यानी 1932 में 41.22 पे खरीदा, तो उन्होंने लगभग मोर देन 8% का गेन किया। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि अगर हम कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि अगर हमने पैसे इन्वेस्ट किए तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छी कंपनियों को चुनना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, तो जो सेंसेक्स था 2008 में, वो 20,465 पॉइंट्स था, जो कि 2009 में गिरकर 8,047 पे पहुंच गया। और ये अगले 2 साल में यानी 2010 में रिकवर भी कर गया 20,000 बीईसी सेंसेक्स को। लेकिन इन 2 सालों में ये बहुत बुरी तरह गिरा, जो कि एक बेयर मार्केट फेज़ था। तो वहीं पे 2 साल में रिकवर किया, लेकिन अगर अभी की बात करें बीएसई सेंसेक्स की इंडिया में, तो वो 2023 अप्रैल में 60,658 पॉइंट्स पे है। तो इन सारी चीज़ों की, या फिर हम डाउ फ्लक्चुएशन को कहें या इंडियन हिस्ट्री को समझें, इंडियन हिस्ट्री जो स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री है उसको समझें, या फिर किस तरह की कंपनियां हमें चुनना है, इन सब चीज़ों का एक निचोड़ निकले, तो हमें ये समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है: पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, और तीसरा राइट चॉइस। कंपनियों को अच्छे से समझना, एक डीप नॉलेज होना ज़रूरी है कंपनियों के बारे में। वो किस तरह के मार्केट कर रही है, उसका ग्रोथ रेट कैसा है, वो उसके मार्केट क्या हैं, मतलब कंपनी को पूरी तरह से। या फिर अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें जैसे डॉ या बीएसई में, तो उसको समझना और लॉन्ग टर्म विजन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है, तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये था इस चैप्टर का निचोड़। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्यार दीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई कमेंट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।